Hello everyone. So we are here to discuss the remaining part of the infectious part of epidemiology. In this video we discuss about the mode of transmission. कि डिजीज स्प्रेड कैसे होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इन दिस सीक्वेंस मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है. मैंने आपको होस्ट बता दिए, मैंने आपको एजेंट बता दिए, मैंने केसेस बता दिए, कैरियर बता दिए, रिजर्वर बता दिए, ये सब मैं बता दिया. इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं बच्चे क्या, दैट इज मुझ बंदा मोड ऑफ ट्रांसमिशन. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बच्चे जो है वो कैसे होता है. सबसे पहले मैं बात करूं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया था, दो मोटे मोटे शब्दों में बताया था कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हैं बच्चे वो दो टाइप के यूजुअली होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. तो मोड ट्रांसमिशन के हिसाब से कई सारे मेथड होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं कहाँ से, एजेंट टू द होस्ट. यानी कि सेवरल मेथड, ये वो मेथड हैं जिसके अंदर बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ एजेंट टू द होस्ट, विच बाय विच इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड from एजेंट टू होस्ट. एजेंट से होस्ट तक जाने की जो रास्ता है उसे कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. किसके जाने का रास्ता, इन्फेक्शन के जाने का रास्ता. तो यानी कि हो सकता है कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाए, ये ना हो कि एजेंट से होस्ट में जाए. ये भी तो हो सकता है कि होस्ट टू होस्ट जाए. और होस्ट टू होस्ट कैसे जाएगा, तो पहला वाला होस्ट कैसा होगा, फिर इन्फेक्टेड होस्ट से जाएगा दूसरे होस्ट में. समझ में आ रहा है ना बच्चे. तो कैसे भी करके अगर कोई भी तरीके से अगर एक एजेंट से होस्ट में या इन्फेक्टेड एजेंट से दूसरे होस्ट में जाता है तो इसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं. और मोड ट्रांसमिशन मेनली मैंने बेटा आपको कितने बताए थे, एक बताया था मैंने डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन और मैंने एक बताया है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. दो तरीके बताए मैंने. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चे कौन सा, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो मैं जो बता रहा हूं बेटा वो है डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. एमओटी मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन. क्लियर है. इस डायरेक्ट के अंदर जो सबसे पहला बच्चे आ रहा है उसका क्या नाम है, दैट इज ट्रांसप्लेसेंटल. ट्रांस का मतलब होता है थ्रू और प्लेसेंटल का मतलब होता है प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा के थ्रू अगर कोई भी इन्फेक्शन एजेंट स्प्रेड हो रहा है एजेंट से लेके कहाँ तक, होस्ट तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसप्लेसेंटल कहेंगे. ट्रांसप्लेसेंटल हमेशा प्लेसेंटा के थ्रू होता है. तो प्लेसेंटा किसके अंदर होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है. तो माँ से जो सारी चीजें हैं वो थ्रू प्लेसेंटा फीटस को जाती हैं. यानी प्लेसेंटा में का रोल होता है बच्चे की ग्रोथ कराने के लिए. तो ऐसा भी तो हो जाता है कई बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को. अगर वो प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, ट्रांसप्लेसेंटल. और इसी को हम कहते हैं ऑल्सो नॉन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी इसी को बोला जाता है. किसको, ट्रांसप्लेसेंटल को. चलिए बच्चे, इसमें से कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कि एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से डिजीज है जो माँ से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को जा रही हैं. एग्जाम्पल इज HIV. HIV भी जाती है, ठीक है, हाँ ज़्यादा नहीं जाती पर जाती है. इसके बाद क्या है बच्चे, हेपेटाइटिस C भी जाता है, सिफिलिस भी जाती है. ये सारी बातें आपको पता है और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीडियाट्रिक के अंदर कि ये सारे केसेस वो हैं जो माँ से फीटस को जा सकते हैं. क्लियर बच्चे. और किसके थ्रू जाएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगे. तो ये है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर टू फीटस ट्रांसमिशन. और वो किसके थ्रू होता है, बाय प्लेसेंटा. किसके थ्रू, बाय प्लेसेंटा. सो इसे क्या नाम पड़ गया, ट्रांसप्लेसेंटल. अब ट्रांसप्लेसेंटल को हमने क्या बोला, वर्टिकल बोला. तो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग इन्फेक्शन एजेंट के ज़्यादा चांस होते हैं. तो अगर मैं बात करूं वर्टिकल ट्रांसमिशन की, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चे, वर्टिकल ट्रांसमिशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, टी ब्रैकेट का मतलब है ट्राइमेस्टर, समझ लेना. मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन वर्टिकली जाता है वो कौन सा होता है बेटा, आंसर इज रूबेला. कौन सा इन्फेक्शन होता है, रूबेला. रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली जाता है बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन. क्लियर है. अगर वो सेकंड ट्राइमेस्टर का आपसे पूछे और पूछे सबसे मोस्ट कॉमन सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन होता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन होता है पार्वो वायरस. कौन सा होता है बच्चे, पार्वो वायरस का इन्फेक्शन सबसे कॉमन होता है.
अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में पूछे और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से मोस्ट कॉमन होते हैं, तो इसमें मोस्ट कॉमन थोड़े ज़्यादा होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है CMV। क्या होता है बेटा? CMV, साइटोमेगेलो वायरस। ठीक है बच्चे। एक होता है हेपेटाइटिस बी। क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। और एक होता है सिफिलिस। क्या होता है बच्चे? सिफिलिस। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस सिफिलिस जो मैं बता रहा हूँ, दे सब कौन से हैं? ये हैं मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर के। और पूछा जाए आपसे कि ड्यूरिंग लेबर कौन सा होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी कौन सा होता है, अगर वो पूछ ले आपसे कि डिलीवरी के टाइम पर सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, तो हर्पीज, HIV और हेपेटाइटिस C। तो कौन से हैं बच्चे? हर्पीज होता है, HIV होता है, और फिर कौन सा होता है? हेपेटाइटिस C। ये हैं ड्यूरिंग लेबर सबसे मोस्ट कॉमनली होने वाले। तो याद रखिएगा, ये जो लिस्ट बनाई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर बच्चे? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन से होते हैं? पार्वो, थर्ड में है CMV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस, और फोर्थ के अंदर यानी ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होते हैं? हर्पीज, HIV और हेपेटाइटिस C। ये ड्यूरिंग डिलीवरी ज़्यादा होते हैं। क्लियर बच्चे? ठीक है। अब बात करते हैं, ये कौन सा हो गया? ये हो गया बच्चे वर्टिकल ट्रांसमिशन। एक होता है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब स्किन के अंदर एंटर कर जाना, तो इनोकुलेशन इनटू स्किन। तो ट्रांसमिशन के बाद सेकंड बच्चे कौन सा है? इनोकुलेशन। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन इनटू स्किन, इनटू स्किन या फिर म्यूकस में मान लीजिए, आप स्किन को मान लीजिए। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे होते हैं जैसे हेपेटाइटिस B है, HIV है, कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय इनोकुलेशन इनटू द स्किन बाय इंजेक्शन के थ्रू, या फिर किसी भी डॉग बाइट के थ्रू, या रेबीज। कोई भी है जो स्किन के थ्रू अंदर गया है, या तो इंजेक्शन के थ्रू गया है, यानी कि कोई भी चीज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय इनोकुलेशन इनटू स्किन, तो दैट इज डायरेक्टली इनोकुलेशन, डायरेक्ट इनोकुलेशन इनटू स्किन, स्किन में प्रवेश कर गया। अब वो कैसे हो सकता है? बाय या तो इंजेक्शन हो सकता है, या वो कैसे हो सकता है? डॉग बाइट से हो सकता है। तो ये जो इनोकुलेशन हो रहा है वो जो सीधा स्किन के अंदर जा रहा है कोई भी चीज़, तो इंजेक्शन से तो पता है आपको HIV भी हो जाता है, और डॉग बाइट से आपको पता है रेबीज हो जाता है। तो ये कौन से टाइप के हैं? दैट इज इनोकुलेशन मेथड है बॉडी में माइक्रोब्स के एंटर करने का। आई होप आपको इनोकुलेशन समझ में आया हो। स्किन के थ्रू सीधा अंदर चले जाना क्या कहलाता है? इनोकुलेशन कहलाता है। इसके बाद नंबर थर्ड पे है कॉन्टेक्ट के थ्रू। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है उसके थ्रू भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट अकर थ्रू स्किन टू स्किन कांटेक्ट एज इन द केस ऑफ स्केपीज। अब कांटेक्ट कैसा हो रहा है? यानी कांटेक्ट में तो यानी थ्रू, अगर मैं बात करूं कि कौन से कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, तो थ्रू स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। यहाँ स्किन टू स्किन कांटेक्ट का मतलब है कि स्किन से स्किन मिली, बहुत सी जगह मिल जाती है, आप समझते हो इन चीज़ों को। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से क्या इन्फेक्शन फैलता है? बिल्कुल फैलता है। क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? मैंने कहा तो डायरेक्ट है। स्किन से स्किन अगर मिल रही है तो वो तो डायरेक्ट है। एग्जाम्पल बताना जिसमें स्किन टू स्किन होता है। स्केबीज, स्केबीज का इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और कैसा होता है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। ठीक है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिया, इसके बीच में कोई बिचौलिया चाहिए ही नहीं। दो के बीच की बात है, एक की स्किन और दूसरे की स्किन, इसके बीच में बिचौले का काम ही नहीं है। तो नो इंटरमीडिएट्स एजेंसी आर अवेलेबल, यानी इसके लिए नो इंटरमीडिएट एजेंसी नहीं नीडेड, एजेंसी इज नीडेड। इसमें किसी भी इंटरमीडिएट एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती। ना एजेंसी, या मैं आपसे एजेंट भी कह सकते हो, ना तो एजेंसी एजेंट कुछ नहीं चाहिए। दो के बीच की बात है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना है, आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चे? और कैसे हैं, और किस किस का एग्जाम्पल है डायरेक्ट कांटेक्ट का? मतलब जैसे कि आप किसी को हग कर रहे हो बच्चे, हगिंग के द्वारा, यानी आप इसे गले लगा रहे हो और वहाँ पे आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है, किस करने से हो रहा है, तो किसिंग भी क्या हो गया? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। और इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। जब दूर से तो सेक्सुअल इंटरकोर्स फेंक कर करोगे नहीं, तो फेंक कर तो इंटरकोर्स होता ही नहीं है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किसका एग्जाम्पल होता है? डायरेक्ट इंटरकोर्स का एग्जाम्पल होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल होता है। तो इस सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट के हैं। तो एग्जाम्पल बता दीजिए किनके? के जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाली डिजीज है। मैंने कहा दैट इज मोड ऑफ लेप्रोसी, HIV, स्किन इन्फेक्शन। ये सब किससे फैलते हैं? किससे फैलते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट से। लेप्रोसी, HIV,
और स्किन के जो इन्फेक्शन हैं वो यूजुअली कैसे फैलते हैं? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। और भी बहुत सारे हैं, मैंने कॉमनली कुछ बता दिए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लेप्रेसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है, HIV भी डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, और स्किन के जो इन्फेक्शन है वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड। देन आफ्टर इसके बाद नेक्स्ट है सॉइल। क्या सॉइल भी क्या है? सॉइल भी क्या होता है बच्चे? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। सॉइल के कोई कांटेक्ट में आएगा और सॉइल अगर कंटामिनेटेड है तो फिर उसको क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। तो अगर सॉइल के अंदर कंटामिनेशन है, कंटामिनेटेड है, यानी इसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट हैं, इन्फेक्शन एजेंट प्रेजेंट है किसके अंदर? सॉइल के अंदर। तो जैसे ही कोई सॉइल के किस में आएगा? कांटेक्ट में आएगा, तो उसे क्या हो जाएगी? उससे क्या हो जाएगी? इन्फेक्शन या डिजीज हो जाएगी। तो ये कौन सा मोड हुआ? मैंने कहा बिना छुए तो होगा नहीं ना। एग्जाम्पल बता दीजिए। मैंने कहा टिटनेस। अब टिटनेस क्या है? मैंने कहा ये तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आता है? सॉइल के कांटेक्ट में आने से। मैंने कहा हुकवर्म। ये जो एग्जाम्पल हैं सारे किसके हैं? सॉइल के थ्रू हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू सॉइल कैन लीड टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन। आपने कहा अगर आप स्किन के इस सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे तो इन्फेक्शन एजेंट आपकी बॉडी में जाएगा, और वो बॉडी में जाएगा तो आपको बीमार करेगा। तो सॉइल भी क्या हो गया? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर काउंट होता है। याद रखिएगा, मैंने इससे पहले आपको कौन सा बताया था? मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्ट। इसके बाद है बच्चे कौन सा? सॉइल। आई होप आपको समझ में आ रहा। सॉइल के बाद कौन सा है? देन वी डिस्कस अबाउट ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के बारे में बात करते हैं। ड्रॉपलेट क्या होते हैं? ड्रॉपलेट वो छोटी छोटी जो म्यूकस के सीक्रेशंस होते हैं ना, जो छींकते समय और खांसते समय बाहर आते हैं। नेजल और नेजोफेरेंजियल सीक्रेशन और सलाइवा, ये सब किसके अंदर होते हैं? यानी कौन कौन से सीक्रेशन? या तो ये ड्रॉपलेट किसके बने होते हैं? नेजल सीक्रेशन के बने होते हैं, या ये किसके होते हैं? नेजोफेरेंजियल सीक्रेशन होते हैं, या ये कौन से होते हैं? सलाइवा के सिक्के पार्ट होते हैं। अरे हाँ या ना बच्चे? तो ये जो आप छींकते समय खांस समय जो बाहर निकालो रिलीज्ड होते हैं, ये जो रिलीज्ड होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्प्रे, इन फॉर्म ऑफ स्प्रे। स्प्रे मतलब डिओड्रेंट नहीं है। आपने देखा ना कुछ लोग छींकते हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि भाई नाक पर रूमाल रखना होता है, दे आज छीं, और इतने दूर तक फैला देते हैं कि भाई पूरा माहौल ही बना देते हैं। कईयों को तो ऐसा लगता है इतना तेज छींकता है जैसे पूरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे निकल के। तो कई चीज़ आपने नोट की, मैनर्स का फर्क पड़ता है। तो आप ऐसे छींकते हो, आपने रूमाल यूज हैंकी यूज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप ऐसे खुले में छींकोगे तो ये बीमारी फैलाओगे ना आप। तो ये जो स्प्रे है जो रिलीज हो रही है नेजल सीक्रेशन की, नेजोफेरेन सीक्रेशन की, या सलाइवा की, वो सब किसके अंदर आते हैं? ड्रॉपलेट के अंदर आते हैं। तो सर ये रिलीज कब होते हैं? कौन ये रिलीज कब होते हैं? ये रिलीज होते हैं कफिंग के दौरान। या तो वो खांसे उस दौरान रिलीज होंगे, या वो स्नीजिंग के टाइम पर रिलीज होंगे। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो स्नीजिंग के टाइम पर भी रिलीज होते हैं, कफिंग के टाइम पर भी रिलीज होते हैं, टॉकिंग यानी बात करते समय। कई तो इतना बात करते करते इतना थूकते हैं कि भाई पूछ मत, सामने वाले आदमी को बाइपर लगाना पड़ता है मुंह पे, नहीं तो ये मुंह पे टिकने नहीं देता है। कहीं देखा है आपने जो तमाकूधारी, तमाकूधारी समझते हैं गुटखे खाने वाले, वो क्या होते हैं? स्प्लिटिंग यानी जगह जगह थूकते रहते हैं उनको। और भाई ताज्जुब तो ये है कि आप कार चलाओ ना, बहुत तेज कार चला रहे हो तो आगे कार वाला व्यक्ति ब्रेक लगा देता है, हमने सोचा बहुत जरूरी काम होता है, फिर वो अपनी गेट को बाहर खोलता है और चलती गाड़ी में से इच्छाधारी कोबरा बन के मुंडी बाहर निकालता है और फिर थूक के जाता है इतना सारा सड़क पे। कई घंटे तक सोचते रहते हैं ये क्या प्राणी था बे, और कार में बैठने लायक भी नहीं है इसकी शक्ल, फिर भी कार में बैठा है और इतना ज्यादा पिचकारी फेंक रहा है कोबरा, तो आसपास के पूरे माहौल को पॉइजनस करेगा। तो छोड़ो, अरे इसके थूकने से कोई मरे ना मरे, पीछे से गाड़ी वाला इसमें ठोक देगा ना तो एक आध जरूर मर जाएगा, पर इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये तो जहां शुरू होते हैं वहीं से इच्छाधारी नाग हैं ये तो ये बहुत, ये विलुप्त प्रजाति नहीं हो, ये तो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये ड्रॉपलेट किस समय रिलीज होते हैं? स्नीजिंग के टाइम पे, कफिंग के टाइम पे, टॉकिंग और स्प्लिटिंग के टाइम पे रिलीज होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन एजेंट तो पाया जाता है, सर ये कितनी दूरी तक फैल सकता है? तो कितनी दूरी तक जाते हैं? ड्रॉपलेट की डिस्टेंस, कोई पूछे आपसे कि ड्रॉपलेट की डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कितनी दूरी तक ड्रॉपलेट जाते हैं, तो ड्रॉपलेट की डिस्टेंस होती है 30 से लेके 60 सेंटीमीटर। 30 से लेके 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स। ये एक बात है बच्चे, काफ़ी दूरी है, ये छोटा मोटा मत समझिए। फ्रॉम द सोर्स यानी सोर्स से 30 से लेके 60 सेंटीमीटर तक ये दूर फेंकता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट। दूर दूर जाता है बच्चे।
कितनी दूरी है 30 से 60। आपने कहा सर ठीक है, बता साइज बताओ सर। लेस देन जो 10 माइक्रोन होते हैं वो एंटर कर जाते हैं नोज के अंदर, और 5 से 10 वाले हैं वो रीच कहाँ तक पहुंच जाते हैं, एल्विलाई तक। तो ये थोड़ा 5 स्टार पॉइंट है, कभी बुरे वक्त में काम आएगा ये। यानी लेस देन 10 माइक्रोन के साइज के जो क्या है ड्रॉपलेट होते हैं, दे एंटर इनटू नोज, वो नाक में प्रवेश कर जाते हैं, एंटर इनटू नोज, वो नोज में चले जाते हैं। और जो 5 से 10 माइक्रोन के होते हैं, दे या सेटल इनटू द एल्वियोलाई, ये कहां तक पहुंच जाते हैं, रीच अप टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। कौन से, जिनका साइज 5 से 10 माइक्रोन के बीच में होता है। अब एक एग्जांपल बता दीजिए जो ड्रॉपलेट से फैलते हो इन्फेक्शन, कौन कौन से हैं जो ड्रॉपलेट से फैलते हैं, याद रखिएगा काम आएंगे। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शन है वो किससे फैलेगा बच्चे, वो फैलता है ड्रॉपलेट से। रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी किससे फैलते हैं, ड्रॉपलेट से। तो अगला है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वोपिंग कफ, यानी जो वोपिंग कफ होता है वो भी किससे फैलता है बच्चे, ड्रॉपलेट से फैलता है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजाइटिस जो है वो भी कई बार किससे फैलता है बच्चे, ड्रॉपलेट से। तो इस सारे एग्जाम्पल वो हैं जो ड्रॉपलेट से स्प्रेड होते हैं इन्फेक्शन के। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि डायरेक्ट कैसे होते हैं, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर क्या आता है बच्चे, वो देखते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है कि ये सीधे कांटेक्ट में नहीं जा रहे, ये किसी के थ्रू जा रहे हैं। किसी के थ्रू जाते हैं तो बाया जाने, यानी किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहला है एयरबॉर्न इन्फेक्शन। आपने कहा कौन सा है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब थ्रू ड्रॉपलेट। अगर ड्रॉपलेट के थ्रू न्यूक्लियाई, अब आप सुनो ड्रॉपलेट तो आप क्या बता रहे थे, ड्रॉपलेट तो मैं बता रहा था डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ क्यों बोल रहे हो, ये ड्रॉपलेट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। यानी बहुत छोटे छोटे, ड्रॉपलेट थोड़ा बड़े होते हैं, उनसे भी थोड़े छोटे जो होते हैं उन्हें कहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की दूरी ज्यादा दूरी तक तय करती है बच्चे, याद रखना। तो इसका मतलब है ये किसके थ्रू फैलेगा, तो ये फैलेगा थ्रू द ड्रॉपलेट, थ्रू द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा फैलता है, और या कैसे फैलता है, डस्ट पार्टिकल के द्वारा फैलता है। याद रखिएगा बच्चे, तो ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई डस्ट पार्टिकल से फैलता है फ्रॉम द इन्फेक्शन एजेंट टू द ऑर्गेनिज्म। के लिए बच्चे ठीक है। इट कैन रिमेन इन द फ्लोटेड इन एयर, ये काफी लंबे समय तक एयर में रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक। एंड द अकॉर्डिंग बाय द विंड, हवा के द्वारा, देट कवर द लॉन्ग डिस्टेंस, फिर ये काफी लंबी दूरी तय कर लेते हैं। याद रखना, हवा के द्वारा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई मीडियम चाहिए। मीडियम कौन है, हवा। हवा चलेगी तो ये लंबी दूरी तक जाएंगे, और लंबी दूरी तक जाएंगे तो ये लंबे टाइम यानी काफी दूर तक के व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। तो इसका मतलब है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, इसमें हवा आई तब जाके ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई लंबे दूरी तक गए। तो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये जो एयर, जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई लिख देता हूं, रिमेन इन एयर, रिमेन इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम, ये काफी लंबे समय तक किसमें रहते हैं, एयर में रहते हैं। कौन से वाले, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अब ये काफी लंबे समय तक किसमें रहेंगे, एयर में रहेंगे। तो बाय द विंड स्ट्रीम, हवा के द्वारा, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। एंड बाय द विंड, बाय विंड दीज कवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लंबी दूरी तय कर देते हैं और फिर वहां तक बीमारी फैलाते हैं। कौन, तो इसमें विंड आ गई ना, हवा। हवा आ गई तो डायरेक्ट नहीं हुआ, कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। कोई पूछे इसका साइज क्या होता है, तो 1 से 10 माइक्रोन इसका साइज होता है। किसका, दैट इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का। अब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैलने वाली बीमारियों के नाम बता दीजिए। तो इससे फैलने वाली बीमारियों के एग्जाम्पल है मीजल्स। क्या है बच्चे, मीजल्स पहली इससे बीमारी, ठीक है। अब मीजल्स के बाद कौन सा है इससे होने वाली, परटूसिस। कौन सा है बच्चे, परटूसिस। और क्या है, डिफ्थीरिया। तो परटूसिस है, डिफ्थीरिया है, और मीजल्स है। ये सब किससे होते हैं, दैट इज बाय द इनडायरेक्ट, और कौन सा, एयरबॉर्न से होते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा। इसके बाद सर कौन से होते हैं, इसके बाद है व्हीकल बॉर्न। अब व्हीकल क्या होते हैं, व्हीकल होता है मतलब व्हीकल कहते हैं, यातायात कह देते हैं ना, को ले जाने वाला। तो ले जाने वाला व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन,
व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके अंदर एक इंटरमीडिएट आइटम चाहिए होता है, पर शर्त है कि वो नॉन लिविंग होता है, याद रखिएगा। दैट इज द एनी इन्फेक्टेड व्हीकल क्या होगा, एनी इन्फेक्टेड फॉर्मेट्स है, ईटिंग यूटेंसिल्स है, कॉम्ब है, क्लॉथ है, शेयर ड्रिंकिंग बोतल है, कोई भी जो फैलाता हो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए वो व्हीकल होता है। वो जो व्हीकल होता है वो कार बस हमारे लाइफ में होती है, कार बस सजीव तो होती नहीं, निर्जीव होती है, तो ये भी निर्जीव होते हैं। तो व्हीकल हमेशा नॉन लिविंग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो पहली बात तो हमने कहा व्हीकल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है बच्चे, नॉन लिविंग। अब व्हीकल नॉन लिविंग है, आप समझिए। तो वेक्टर, वेक्टर अलग है बच्चे, व्हीकल कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। आपने कहा ठीक है, तो नॉन लिविंग में क्या नहीं, कोई भी इन्फेक्शियस, कोई भी इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन से पीड़ित हो, यानी इन्फेक्शन जिसके अंदर हो, क्या हो सकते हैं, फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स समझते हो ना, पेशेंट के द्वारा यूज किया गया सामान, या से उसके बाद ईटिंग यूटेंसिल्स, खाने के बर्तन को शेयर करें तो भी हो जाती है, ठीक है बच्चे। आपने कहा और बताइए, कोम्ब, किसी का कंगा यूज कर लो, कंगी यूज कर लो तो भी हो जाती है। क्लॉथिंग, आप किसी से कपड़े मांग के ले गए और उसको आपको बीमारी फैल गई, स्कैबिज हो गई, या कोई इंस्वेन का दाद खाज खुजली हो गई, समझ आ रहा था। बहुत सारे चीजें हैं जिनमें क्या होता है कि जिनमें व्हीकल चाहिए होता है। इनके थ्रू क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा और उसे क्या करेगा, उसे करेगा इन्फेक्टेड। एग्जाम्पल देखा होगा, खासकर जो हॉस्टल होता है, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें जो मेकअप के सामान होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। एक लिप लाइनर वही चिका रही है, दूसरी भी लिप लाइनर वही चिका रही है, फिर उसने निकाला मुंह से और ऐसे करके लगा लिया, लिप ग्लोस लगा लिया वो, फिर उसने काजल एप्लीकेटर लगाया और आंखों में काजल लगा लिया। अरे ऐसे मत यूज करो, अगर एक इन्फेक्टेड है तो सबको इन्फेक्ट हो जाएगा। बिना मेकअप के काम चलाओगे तो सामने वाला मरेगा, तुम नहीं मरोगी। तुम्हें बिना मेकअप के देख के कौन मरेगा, सामने वाला मरेगा। पर अगर मेकअप कर लिया किसी कंटामिनेट चीज से तो तुम मरोगे। अपनी जान प्यारी है कि नहीं है, दूसरा मरता रहे तुम्हें तुम्हारी भयानक शक्ल देख के, तुम तो जिंदे रहो ना। तो मेकअप अगर कर रहे हो तो या तो अफोर्ड कर सकते हो तो अपना खुद का यूज करो, नहीं तुम कर पा रहे हो तो फिर रहने तो, सामने वाला झेलता रहेगा तुम्हारी शक्ल को, तुम्हें किस बात की टेंशन है। समझ आ रहा बच्चे। तो याद रखना कि ये जो काजल है, इसके एग्जांपल बताते हो, तो जो काजल एप्लीकेटर है उससे माइक्रोब्स के ट्रांसमिटेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। खासकर जो ट्रैकोमा इन्फेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शेयरिंग, आपने अगर शेयरिंग किया है क्या बच्चे, काजल, काजल को काजल ही कहते होंगे, सुरमा कह लो, मुझे तो इतना ज़्यादा आता नहीं है। काजल एप्लीकेटर, काजल एप्लीकेटर, तो शेयरिंग काजल एप्लीकेटर अगर आपने यूज किया तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आपने का एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा का इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं व्हीकल बोर्न। अगले क्या होते हैं, अगले होते हैं वाटर बोर्न डिजीज या वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। अगला क्या है बच्चे, वाटर बोर्न ट्रांसमिशन, यानी पानी के द्वारा, पानी यानी गंदा पानी गंदा पानी यानी कंटामिनेट। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर जो आप यूज कर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर आप कहाँ से लेते हो, या तो रिवर से लेते हो, लेक से लेते हो, पॉन्ड से लेते हो, या वेल तालाब से लेते हो, या कुएं से लेते हो, यहीं से तो लेते हैं पानी। अगर वो कंटामिनेटेड है, उसमें गंदगी आके मिल रही है, वहीं पास में बैठ के तुम पानी पी रहे हो, वहीं पास में बैठ के कोई फ्री हो रहा है, वहीं पास फ्री होके वहीं वो धो रहा है, और वो धोता हुआ पानी तुम्हारे पास से गुजर रहा है, तो मैं लगा कर गंगा का पानी, ये जो पानी नदी का बह रहा है बहुत ही स्वच्छ है, तुमने कहा, मुंह पे डाला और बोला बहुत बढ़िया, आत्मा तृप्त हो गई। अरे तुम्हारी आत्मा तृप्त, जरा पीछे मुड़ के देखो, वहां बैठ के धो रहा है वो। अब वो धो रहा है तो आप, वो तो बड़ा खुश हो रहा है कि बोला तुम जो पी रहा है ना इसमें कुछ ना कुछ अंश मेरा है। तो आप, बात ये नहीं कि उसका अंश है, बात है कि आप जो पी रहे हो कंटामिनेटेड है। आपने कहा सर हमने नहीं देखा किसी को करते हुए, तो कहीं और धो रहा होगा, वहां तक तुम्हारी आंखें नहीं जा रही, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के धो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो कहते हैं ना कि लगा रहे किनारे से, कभी तो लहर आएगी, और किस्मत बदले ना बदले तुम्हारी धुल जाएगी। समझ आ रहा है बच्चे। तो वो एक कहानी ऐसी है कि आप अगर बैठे रहोगे तो धोने का मन तुम्हारा करेगा, और धोगे तो फिर वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, और कंटामिनेटेड होने से क्या होता है कि जो सामने वाला पानी पी रहा है उसे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज को पानी में डाल देते हैं। अगर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट किस में आता है, ड्रिंकिंग वाटर में, तो भी दिक्कत होती है, जैसे कि बहुत सारी फ्लोराइड वगैरह काफ़ी बढ़ गई है। तो जो भी ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स कंटामिनेट, लाइक जैसे कौन कौन से बताए बच्चे मैंने, रिवर बताई है मैंने, पॉन्ड्स बताए हैं मैंने, वेल बताए हैं मैंने, ये सारे मैंने बताए। अगर ये क्या हो गए, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड बाय, अब कंटामिनेट कैसे हो गए, या तो सीवेज से हो जाए,
जो भी मैंने बताया ना, गंदा पानी इसमें मिला दिया, या फिर इसके अंदर किससे हो जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे हो जाए, तो कोई भी सेवेज है या इंडस्ट्री वेस्ट से या दूसरे टॉक्सिन है, कोई भी टॉक्सिन से हो जाए, तो अगर ये इन्फेक्टेड हुआ है तो फिर तो क्या होगा, इन्फेक्टेड होने से क्या होगा कि जो भी इस पानी को पिएगा उसमें क्या हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? आपने स्विमिंग पूल भी देखे होंगे, मैंने कहा स्विमिंग पूल तो देखे हैं, तो स्विमिंग पूल जो होते हैं, स्विमिंग पूल के एक अलग ही जलवे हैं भैया। स्विमिंग पूल में क्या होता है, जब पानी भरा जाता है तो 50 लीटर होता है, जब पानी सब नहा के निकल जाते हैं तो 55 लीटर हो जाता है। 5 लीटर जो छोड़ा गया है वो समझ रहे हो तुम, व्यवस्था अपनी अपनी है। और तुमने नोट नोट भी किया होगा, स्विमिंग पूल में पैर रखते सबसे पहले जो काम आता है वो है सुसु। हर व्यक्ति को, चाहे वो 5 मिनट फ्री होकर 5 मिनट पहले ही करके गया है, पर जैसे स्विमिंग पूल में कदम रखेगा उसको सबसे पहला जो रिफ्लेक्स है वो यही आएगा कि भाई यहीं हल्के हो लीजिए। और जो आदमी इधर उधर देख रहा है स्विमिंग पूल में, समझ लीजिए वो हल्का हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि किसी को पता तो नहीं चल रहा है, पर दिख जाता है वे स्विमिंग पूल का पानी नीला है, तुम छोड़ रहे हो पीला पीला, वो दिखता है कि पीला पानी निकल कहाँ से रहा है वे सोर्स। तो ये जो पीला पानी बाहर आ रहा है वो जो समझ रहे हो वो यूरिन ही है, तो आप ये कंटामिनेटेड कर देते हो आपने। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर क्लोराइड भी ज़्यादा है, यूरिन भी ज़्यादा, और उसमें डुबकी लगा रहे हो, तो स्किन के और आई के इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्विमिंग पूल अगर कैसा हो गया है, कंटामिनेटेड, कैसा हो गया है, कंटामिनेटेड, अब वो चाहे कैसे भी हो, तो इसके अंदर क्या होने के चांस ज़्यादा हैं, स्किन इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, और इसके अंदर आई इन्फेक्शन होने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो ये दोनों ही इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, स्किन इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन। क्लियर है? ठीक है। और जैसे बहुत सी वाटरबोर्न डिजीज़ के एग्जाम्पल बता दीजिए। वाटरबोर्न डिजीज़ के एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कॉलेरा, हैजा कहते हैं, इसे गंदा पानी पीने से होता है। आपने का और क्या है, सेइजेला का जो इन्फेक्शन है वो भी क्या होता है बच्चे, वाटरबोर्न होता है। टाइफॉइड भी आपको पता है, गंदा पानी पीने से टाइफॉइड हो जाता है, आपको बताया भी क्या होगा। अमीबोसिस भी किससे होता है, गंदा पानी पीने से होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अमीबोसिस किससे होते हैं, गंदा पानी पीने से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे गंदा पानी पीने की वजह से होती है, तो आपको ध्यान में रखना ये जो डिजीज़ हैं वो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती हैं। तो ये हुई वाटरबोर्न डिजीज़। अगली कौन सी बच्चे, अगली है फूड बॉर्न, यानी फूड से फैलने वाले ट्रांसमिशन। अगर आपने कहा कि ठीक है गंदा पानी पीने से हो रहा है, तो गंदा खाना खाने से भी हो रहा है, बिल्कुल गंदा खाना खाने से भी होता है। और अगर गंदा खाना खाने से हो रहा है तो कैसे, फूड आइटम जो हैं, फूड आइटम कैन एक्ट एज ए मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो फूड आइटम कैन एक्ट एज ए मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि अगर कोई फूड आइटम कंटामिनेटेड है तो वो भी बीमारी फैलाएगा। अब वो कंटामिनेट हुआ कैसे, आपने ढंग से सब्जियां नहीं धोई, सब्जियां बिना धोए अपने बना ली, तो आपको क्या हो गया, सलाद आजकल बड़ा काट के खा रहे हो आप, उसमें भी गंदगी आती है, तो सलाद से भी हो जाती है। अपने का और कैसे हैं, जैसे कि जो डब्बे बंद फूड होते हैं उनसे हो जाते हैं, कैंड फूड होते हैं उनसे हो जाते हैं, लेड पॉइजनिंग हो जाती है। तो कई सारे जो हैं फूड पॉइजनिंग है। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग का जो कॉज है वो तो कंटामिनेटेड फूड ही तो है। तो कंटामिनेटेड फूड की वजह से क्या होता है बच्चे, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग दोनों टाइप से होती है, स्टेफाइलोकोकस भी फूड पॉइजनिंग करता है, स्टेफाइलो कोकस भी करता है फूड पॉइजनिंग, और कौन करता है बच्चे, आपको पता है ना, क्लास्ट्रोडियम। यानी कि आपको अच्छे से पता है कि ये जो वेलचाई है, आपको पता है ना, ये जो और भी कई मीडियम है, ये सारे क्या करते हैं, ये करते हैं फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग बॉटुलिज्म है, तो क्लास्ट्रोडियम बॉटुलिज्म जो है, क्लास्ट्रोडियम बॉटुलिज्म भी क्या करता है बच्चे, बॉटुलिज्म, ये भी फूड पॉइजनिंग करता है। कैंड फूड जितने भी आते हैं, डब्बे में जो खाने बंद आते हैं, उससे क्लास्ट्रोडियम बॉटुलिज्म से क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये सारे इन्फेक्शन किससे फैल रहे हैं, गंदा खाना खाने से फैल रहे हैं। कोई व्यक्ति गंदा खाना खाएगा तो उसको इन्फेक्शन होंगे। अगले कौन से हैं जिसमें फूड की जरूरत नहीं पड़ती, अगले होते हैं वेक्टर बोर्न, और वेक्टर यानी वेक्टर बोर्न, वेक्टर बोर्न, नॉट बोर्न, वेक्टर बोर्न। अब वेक्टर बोर्न के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वेक्टर है वो होते कौन से। वेक्टर होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कन्फर्म है, व्हीकल नॉन लिविंग था, और वेक्टर हमेशा क्या होता है, लिविंग होता है। तो ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन, ये इजी है चैप्टर, इसलिए मैं बहुत इजीली इसको पढ़ा रहा हूँ। आपने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो होते हैं, एक तो होते हैं इनवर्टिब्रा जिसके अंदर वर्टिब्रा नहीं होते, एक होते हैं वर्टिब्रेट। तो एक है इनवर्टिब्रेट और एक है वर्टिब्रेट, एक है इनवर्टिब्रेट और दूसरा है वर्टिब्रेट। अब इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल बताइए कौन कौन से हैं जो वेक्टर की तरह काम करते हैं। आपने कहा लाउस,
या लीज कहते हैं इनको, माइट्स, ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट, टिक्स, मॉस्किटो, ये सब किससे हैं, फ्लाइज। ये सारे बच्चे कैसे हैं, ये हैं वेक्टर, कौन से, इनवर्टिब्रा। आपने कहा इसके एग्जांपल बताइए, जैसे कि माइस, चूहा, क्लियर बच्चे। रोडेंट, जो भी रोडेंट हैं वो भी किसके टाइप हैं, वर्टिब्रा। बैट्स, चमगादड़, चमगादड़ का तो आतंक के जो फैली बीमारियां आपने बना, चमगादड़ खा ली चीनियों ने, चमगादड़ खा ली चीनियों ने, वो यही है चमगादड़ खाने से। एनिमल्स, तो बच्चे ये होते हैं वर्टिब्रल वेक्टर। तो दो होते हैं, इनवर्टिब्रेट वेक्टर और वर्टिब्रेट वेक्टर, यानी कि पता है आपने कशेरुकदंड वाले और बिना कशेरुकदंड वाले, हिंदी मुझे पता नहीं, पर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दो टाइप के एनिमल के द्वारा क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होते हैं, मेरी ध्यान सुनना, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल किस किस के, वेक्टर के, कैसे। मैन और इनवर्टिब्रेट होस्ट से कौन सी डिजीज होती है, यानी अगर मैं पहला एग्जांपल बताऊं कि ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें मैन भी इन्वॉल्व हो और एक इनवर्टिब्रेट होस्ट भी इनवर्टिब्रेट होस्ट भी इन्वॉल्व हो। तो इनवर्टिब्रेट होस्ट भी इन्वॉल्व हो और मैन भी इन्वॉल्व हो, इसका एग्जाम्पल है मलेरिया। आपने कहा कैसे सर, मलेरिया में क्या होता है, मैन होता है, मैंने कहा हाँ। अब एक आर्थ्रोपोड होता है, यानी कि मॉस्किटो इनवर्टिब्रा, मैंने कहा आर्थ्रोपोड्स, और फिर इससे क्या हो जाता है, मैन। तो बच्चे इसमें क्या हो गया, मैन, आर्थ्रोपोड्स, मैन, यानी इंसान, फिर मच्छर ने खाया, फिर उस मच्छर ने दूसरे इंसान को क्या किया, मलेरिया करवाया। तो ये जो है वो किसका एग्जाम्पल है, मैन और इनवर्टिब्रेट होस्ट का एग्जाम्पल है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूं, दूसरा कौन सा है, आप मुझे बताइए, होस्ट हो, यानी वर्टिब्रेट होस्ट हो, इनवर्टिब्रेट होस्ट हो और मैन हो, तीनों इन्वॉल्व हो। तो मैंने कहा एग्जाम्पल किसका है, वर्टिब्रेट होस्ट हो, फिर इसमें कौन सा, इनवर्टिब्रेट होस्ट हो, इनवर्टिब्रेट होस्ट हो, और फिर इसके अंदर मैन इन्वॉल्व हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, तीन है इसके अंदर बच्चे, ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल बच्चे है प्लेग। क्या एग्जाम्पल है इसका, प्लेग। आपने कहा प्लेग कैसे सर, मैंने कहा सबसे पहले बताओ वर्टिब्रल होस्ट क्या है, वर्टिब्रल होस्ट है, मैंने इसके अंदर क्या होता है, मैंने कहा रैट, क्या रैट वर्टिब्रल होस्ट है, मैंने कहा रोडेंट होते हैं, मैंने कहा ठीक। इनवर्टिब्रेट होस्ट क्या है, मैंने कहा इनवर्टिब्रेट होस्ट किसके अंदर बचे, इसके अंदर होता है लीज, पता है ना, जो बॉडी होते हैं उसे कहते हैं आर्थ्रोपोड, ऑर्थोपोड्स। और फिर इस मैन में क्या चला गया, ह्यूमन में क्या चला गया, प्लेग। तो याद रखना, वर्टिब्रल होस्ट, इनवर्टिब्रल और ह्यूमन, ये तीनों का एग्जांपल क्या है बच्चे, प्लेग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ये बताया कि मैन और इनवर्टिब्रल होस्ट का कैसा होता है, और वर्टिब्रल होस्ट, इनवर्टिब्रल होस्ट और मैन का कैसे होता है, क्या, वेक्टर से इन्फेक्शन, क्लियर। तो ये सारे कौन से थे, इन्फेक्शन। देन आफ्टर है बच्चे कौन सा, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल, ये सब इनडायरेक्ट में आते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन के अंदर बच्चे ध्यान से सुनो, बहुत इजी है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, व्हेन द वेक्टर कैरीज और ट्रांसपोर्ट द इन्फेक्शियस एजेंट सच एज, जैसे फ्लाई, केयरिंग वेसिलाई, कॉजिंग डायरेक्ट डिजीज। आपने कहा देखो, आपने बैठ के फ्री हो रहे हो, जहाँ बैठ के आप फ्री हो रहे हो वही मक्खियाँ उड़ रही हैं, वही मक्खियाँ उड़ रही, तो आप जहाँ बैठे उस आपने जो फ्री होकर सामान निकाला, आपके आसन का जो भी राशन निकला है, आपके आसन लगाने से जो राशन बाहर निकला है, उस राशन पे कौन बैठी है, मक्खियाँ। उस मक्खियाँ और उस पे बैठी राशन पे, तो वहाँ के उनके पैरों पे क्या लग गए, माइक्रोब्स। फिर वो मक्खियाँ उड़कर बैठ गई कहाँ, गोलगप्पे के आलू पे, और गोलगप्पे के आलू पर बैठ गई, तो उसने गोलगप्पे के आलू पे क्या छोड़ दिया, वो जो वहाँ राशन से उठा के लाई थी। अब आपने गोलगप्पे में आलू मिलाया दोनों हाथों से और पेल दिया, मतलब खींचो जरा, खींच रहे तो आप गबा खींच रहे, तो इन्फेक्शन तो होना ही है। इसमें फ्लाइज का इन्वॉल्व होना जरूरी है। डायरियल डिजीज जितनी होती हैं वो सारी मैकेनिकल ट्रांसमिशन से होती हैं, समझ में आ रहा है। तो इसमें किसका यूज होता है, फ्लाइज का, यानी फ्लाइज जो हैं, फ्लाइज का इसमें क्या होता है, रोल होता है किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। और ट्रांसमिशन के लिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, तो इसका एग्जाम्पल है जितनी भी डायरियल डिजीज होती हैं। कौन सी डिजीज होती हैं, डायरियल डिजीज, वो बच्चे क्या करती हैं, वो है मैकेनिकल ट्रांसमिशन के, और वो जब फ्लाइज का यूज करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, क्लियर। अगला है बच्चे बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। कौन सा है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। अब बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के अंदर सम इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं इनसाइड द होस्ट और वेक्टर।
ये उनके पार्ट है लाइफस्टाइल का। तो यानी बायोलॉजिकल, आप उसे लेके तो जा ही रहे हो, जाते जाते ये आप में ही क्या करने लग गए, डेवलप और ग्रोथ करने लग गए, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल। मैकेनिकल में क्या है कि वैसा नहीं है कि वो जो राशन से बैठ के मक्खी के पैर पर चिपके थे वो ग्रोथ कर गए, नहीं नहीं, वो मैकेनिकल है, जैसे थे वैसे ट्रांसफर हुए। बायोलॉजिकल में जैसे थे वैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, उनमें डेवलपमेंट भी होता है और उनकी ग्रोथ भी होती है, वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है वो तब चल रहा है जब उन्हें ट्रांसमिशन किया जा रहा है। तो ऐसे ट्रांसमिशन जिसमें उनकी ग्रोथ हो रही है माइक्रोब्स की, उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल। और जहां उनकी ग्रोथ नहीं होती है वो एज इट इज शिफ्ट हो जाते हैं यहां से वहां, उसे कहते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन। बात समझ में आ रही है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, सम इन्फेक्टिव एजेंट मल्टीप्लाई और डेवलप इनसाइड द। तो इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अरे हाँ या ना, एंड डेवलप भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं और डेवलप भी होते हैं। कहाँ पर? या तो होस्ट के अंदर और या वेक्टर के अंदर, होस्ट और वेक्टर के अंदर। और ये उनकी लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। ये उनके लाइफ साइकिल का क्या होता है, पार्ट होता है कि ये होस्ट में डेवलप होंगे या वेक्टर में डेवलप होंगे जब ये ट्रांसमिशन होगा। आपने कहा ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, मैंने कहा मलेरिया पैरासाइट डेवलप इन एनोफ्लीज। एक्चुअल में एनोफ्लीज क्या होती है, वेक्टर होती है, इधर से लेके उधर जाती है। पर क्या वो एज इट इज भेज देती है? एज इट इज नहीं भेजती है। जब वो कोई भी पैरासाइट जब आता है एनोफ्लीज के अंदर तो वो डेवलप होता है, यानी डेवलपमेंट तो उसका एनोफ्लीज के अंदर भी हो रहा है। तो वो कौन सा ट्रांसमिशन हुआ, वो हुआ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। तो इसका कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप इसका एग्जाम्पल बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि मलेरिया पैरासाइट डेवलप इन एनोफ्लीज। मलेरिया पैरासाइट डेवलप इन एनोफ्लीज। वो एनोफ्लीज में क्या हो रहा है बच्चे, डेवलप हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो मलेरिया पैरासाइट जब एनोफ्लीज में डेवलप होता है तो इसे क्या कहते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल। अगर एजिटी ट्रांसफर हो जाता तो मैकेनिकल होता। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के, इसके सब टाइप में हम बात कर रहे हैं कौन कौन से सब टाइप होते हैं। और जिसका सब टाइप का सबसे पहला टाइप है प्रोपोगेटिव, प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। तो पहला है प्रोपोगेटिव। प्रोपोगेटिव क्या होता है सर? प्रोपेगेटिव होता है, प्रोपेगेटिव। प्रोपेगेटिव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन वेक्टर, वो उसके अंदर एंटर कर गया। ओनली चेंज इन द नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर में चेंज हुआ है, बट नो चेंज इन द शेप, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता। इसे कहते हैं प्रोपोगेटिव। ध्यान से सुनना, क्या क्या बोला बच्चे मैंने, 3 पॉइंट की कहानी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू होस्ट, पहली लाइन समझ में आई? मैंने कहा ठीक है, होस्ट में जाएंगे। इसके बाद क्या होते हैं, ओनली चेंज इन नंबर, ओनली चेंज इन नंबर, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, मतलब नो चेंज, यानी नो चेंज इन शेप और साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनकी शेप में और उनकी साइज में कोई चेंज नहीं हुआ है, याद रखिएगा, सिर्फ नंबर में चेंज हुआ है। ऐसे ट्रांसमिशन को कहते हैं प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल बता दीजिए प्रोपोगेटिव का। एग्जाम्पल है प्लेग। प्लेग के जो माइक्रोब्स हैं वो जब ट्रांसफर होते हैं तो अपना शेप चेंज नहीं करते, सिर्फ उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोगेटिव। आई होप आपको प्रोपोगेटिव समझ में आया होगा। इसका सेकंड सब टाइप कौन सा होता है, साइक्लो डेवलपमेंट। कौन सा होता है, साइक्लो डेवलपमेंट। साइक्लो डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे, साइक्लो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर शेप, साइज और स्टेज में चेंज हो जाता है, बट नंबर में चेंज नहीं होता। ये इंपोर्टेंट, ये उल्टा है उसके, मतलब इसके अंदर क्या है, नो चेंज इन नंबर, नो चेंज इन नंबर ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, बट चेंज इन शेप, शेप में, साइज और स्टेज में। स्टेज डेवलपमेंट हो सकती है बट नंबर नहीं बढ़ेगा, इसे कहते हैं साइक्लो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल बता दीजिए साइक्लो डेवलपमेंट जिसमें बिना नंबर बढ़े शेप और साइज में चेंज आ गया है। इसका है माइक्रोफाइलेरिया इन क्यूलेक्स, माइक्रोफाइलेरिया
इन क्यूलेक्स, क्यूलेक्स के अंदर माइक्रोफाइलेरिया के डेवलपमेंट को होना क्या कहलाता है? साइक्लो डेवलपमेंट। क्या कहलाता है बच्चे? साइक्लो डेवलपमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड पर क्या आता है सर? नंबर थर्ड पे आता है साइक्लो प्रोपोगेटिव, यानी दो प्रोपोगेटिव और साइक्लो दोनों से मिलके बना है, तो क्या नाम पड़ा बच्चे? साइक्लो प्रोपेगेटिव, यानी इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं। साइक्लो के अंदर क्या है बच्चे? साइक्लो के अंदर शेप चेंज हुआ था, हाँ या ना? और प्रोपोगेटिव के अंदर क्या चेंज होता है? नंबर चेंज होते हैं, हाँ या ना बच्चे? तो इसका मतलब है इसके अंदर दोनों चेंज होंगे, इसका मतलब बोथ चेंजेस आर प्रेजेंट, बोथ चेंजेस आर प्रेजेंट, दोनों चेंजेस प्रेजेंट होते हैं। किस किस में? नंबर में भी चेंजेस होते हैं और शेप और साइज में भी चेंजेस होते हैं। कोई इसका एग्जाम्पल आपसे पूछे किसका? साइक्लोप्रोपोगेटिव का, तो आंसर है मलेरिया। आपने कहा मलेरिया किसका एग्जाम्पल है? साइक्लोप्रोपोगेटिव का। जैसे गैमेटोसाइट ह्यूमन में होते हैं, फिर वो मॉस्किटो में जाते हैं, फिर वो oocyte बनाते हैं, फिर वो स्पाइरोसाइट बनाते हैं, नंबर भी बढ़ते हैं, साइज भी बढ़ता है, शेप भी बढ़ता है। तो ये आपको कैसे बताया? मैंने कहा गैमेटोसाइट किसके अंदर होते हैं? गैमेटोसाइट। अब आपने कहा गैमेटोसाइट जैसे ही बने ह्यूमन के अंदर, और उसे उस समय आधी रात को मॉस्किटो ने उसे खाया, तो खाया क्या मतलब? दूध, दूध तो कहाँ से लेगा? इसका ब्लड सक किया, तो मॉस्किटो ने इसे लिया। इसके बाद मॉस्किटो में क्या बन गए बच्चे? oocyte बने, और oocyte से क्या बने? स्पाइरोसाइट बने, स्पाइरोसाइट बने, और फिर वो क्या फैलाने लगा? डिजीज। तो ये जो हुआ है, ये हुआ है साइक्लोप्रोपोगेटिव। क्या हुआ है बच्चे? साइक्लोप्रोपोगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जितना मैंने आपको समझाया, ठीक है। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट थिंग इज द टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम बता रहे हैं आपको टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। और बेटा टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है। अगली क्लास में जब मैं आऊँगा देन आई विल डिस्कस अबाउट टाइमिंग ऑफ, जैसे इंक्यूबेटरी पीरियड क्या होता है, जनरेशन पीरियड क्या होता है, इन सब के बारे में आपसे बात करी जाएगी। क्लियर बच्चे? तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।